हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर पार्ट 10। तो लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने नीट के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे नीट का ही कुछ दूसरा न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है या मेरा वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। अगर वीडियो में कोई भी डाउट होता है या कोई तकलीफ आती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम भी कर सकते हो। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नीट वर्क एनर्जी पावर पार्ट 10। तो फिलहाल आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखते हैं कितना न्यूमेरिकल हो पाता है आज। तो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। A body of mass 1 kg is thrown upward. A body of mass 1 kg is thrown upwards with a velocity of 20 meter per second. 20 meter per second. It monometrically comes to rest after attaining a height of 18 meter. A height of 18 meter. How much energy is lost during air friction? How much energy is lost during air friction? Option A 30 joule. Option B 40 joule. Option C 10 joule. Option D 20 joule. CBSE PMT 2009. CBSE PMT 2009। कोशिश करो जल्दी से, बहुत सिंपल सा सवाल है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोगों को, देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन एनर्जी निकालने के लिए बोला है, मतलब फ्रिक्शन के वजह से। तो लॉस इन एनर्जी होगा लॉस इन एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कहां से आया? देखो, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड। इसको अगर हम लोग अपवर्ड छोड़ते हैं तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी डिक्रीज होकर इस पोजीशन पे रेस्ट पे आएगा और फिर ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो फ्रॉम द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पर इसका टोटल एनर्जी और यहां पर इसका टोटल एनर्जी इक्वल होना था। तो इक्वल नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा लॉस होगा। तो यहां पर जितना काइनेटिक एनर्जी है और यहां पर जितना पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों माइनस करने से हम लोगों को फ्रिक्शन की वजह से जितना लॉस हुआ है वो हम लोगों को मिल जाएगा। इसलिए लॉस इन एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, हाफ एम वी स्क्वायर और यहां पर एम जी एच कितना है? एच है 18। तो ये आ जाएगा हम लोग का हाफ इंटू 400 माइनस ये आ गया हम लोगों का 36 ई। ठीक है, तो m कितना है हम लोगों का? m तो 1 है, मैंने 20 लिख लिया 1। तो ये हो जाएगा 1800। तो ये आ गया 200 माइनस 180 इक्वल्स टू 20 जूल। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोगों का डी होगा करेक्ट ऑप्शन, मतलब 20 जूल। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी थोड़ा लेंथी है। एन इंजिन पंप्स वाटर, क्वेश्चन नंबर 2, एन इंजिन पंप्स water, an engine pumps water continuously through a hose. Water leaves the hose with a velocity. Water leaves the hose with a velocity. Water leaves the hose with a velocity v, and m is the mass per unit length. Is the mass per unit length, mass per unit length of the water jet, What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? Option A, half m square v square. Option B, half m v cube. Option C, m v cube.
ऑप्शन डी हाफ एम v स्क्वायर। CBSE PMT 2009, CBSE PMT 2009। देखो जो क्वेश्चन है हम लोगों का, एन इंजन पंप्स वाटर continuously through a hose. Water leaves the hose. Hose मान लो कि एक पाइप है। Water leaves the hose with a velocity v and m is the mass per unit length. ठीक है, of water jet, जो वाटर निकल रहा है। What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? Kinetic energy का रेट क्या है? तो फिलहाल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं डाल लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल्स टू हाफ एम v स्क्वायर। तो हम लोगों को रेट निकालने के लिए बोला है, मतलब पर यूनिट टाइम पे कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। इसका मतलब हम लोगों को जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डिफरेंशिएट करना है। इसको मैं के लिख लेता हूं तो इजी हो जाएगा। तो फॉर कांस्टेंट v, यहां पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो dk बाई dt इसको डिफरेंशिएट करने से v तो कांस्टेंट है, तो हाफ v स्क्वायर हो जाएगा, dm बाई dt आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसको थोड़ा चेंज करके हाफ v स्क्वायर dm बाई dx एंड dx बाई dt ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, हाफ v स्क्वायर dm बाई dx v। ठीक है, तो यहां पर हम लोग हाफ v क्यूब dm बाई dx लिख सकते हैं। और dm बाई dx क्या है, मास बाई लेंथ है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, m इज द मास पर यूनिट लेंथ, तो इक्वल्स टू हाफ m v क्यूब। ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन बी। देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का रेट हम लोगों ने निकाला है, तो यहां पर dm बाई dt आया है, मतलब मास पर यूनिट टाइम। लेकिन क्वेश्चन पे हम लोगों को दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, तो हम लोगों को मास पर यूनिट लेंथ लाना है। तो मास पर यूनिट लेंथ लाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ा है, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। फिर हम लोगों ने dx बाई dt को v मान लिया, फिर हम लोगों ने इजीली लेके आ गया जो आया है हम लोग का हाफ एम v क्यूब, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। फिर चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द a block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring. Lower end of a vertical spring. Lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling. The spring is hung from a ceiling. Hung from a ceiling and has force constant value K and
has force constant value K. The mass is released from rest. The mass is released from rest with the spring initially unstressed. With the spring initially unstressed. With the spring initially unstressed, the maximum extension produced in the length of the spring will be the maximum extension produced in the maximum extension produced in the length of the spring will be length of the spring will be option A 2 mg by K, option B 4 mg by K, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एम होगा, ऑप्शन सी mg by 2K, ऑप्शन डी mg by K. CBSE PMT 2009, CBSE PMT 2009. तो देखो यहां पर क्या हुआ है, a block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has force constant value K. मतलब इसको सीलिंग से ऐसे मान लो, the mass is released from rest with the spring initially unstressed. इसको ऐसे छोड़ दिया तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा. मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज, कितना एक्सटेंशन होगा वही हम लोगों को निकालना है. तो इसके वजह से इसका मास है m, तो इसका वेट डायरेक्टली नीचे की तरफ काम करेगा, मीन्स mg. तो a अगर h या x डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, मीन्स इतना तक आधा है इसका एक्सटेंशन. तो यहां पर जितना पोटेंशियल एनर्जी है, देखो फिर से बोलता हूं, इस मास अगर इस पोजीशन पे आके रुक जाता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है मास को ऐसे छोड़ने से, तो इस पोजीशन पे मास को ऊपर लेकर जाने से जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा मास पे, उतना पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पे होगा. ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is equals to gain in spring पोटेंशियल एनर्जी. मास ऊपर से नीचे आने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगा और ऑल्टरनेटिवली स्प्रिंग का जो है वो गेन करेगा. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोगों ने x माना है तो x होगा, और स्प्रिंग का क्या है हाफ के x स्क्वायर. तो यहां से सिर्फ हम लोगों को x इक्वल्स टू लाना है, तो x x कैंसिल हो जाएगा, mg इक्वल्स टू हाफ के x, तो x इक्वल्स टू 2 mg बाई k.
बहुत सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को ये सोचना है कि जो मास है, मास ऊपर से नीचे तक आने से कितना पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होता है, mgx, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जाएगा, स्प्रिंग के अंदर। मतलब स्प्रिंग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, और हम लोगों का जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो ये दोनों इक्वल करके हम लोग को सिर्फ एक्स का वैल्यू लाना है। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम increases if work is done option A, upon the system by a non-conservative force, upon the system by a non-conservative force, option B, by the system against a conservative force, by the system against a conservative force, option C, by the system against a non-conservative force, by the system against a non-conservative force, option D, upon the system by conservative force, upon the system by conservative force। ठीक है, ये आया है सीबीएसई प्री 2011, सीबीएसई प्री 2011। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, पूरा थ्योरी के लिए है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इंक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होता है, जब वर्क डन हम क्या करते हैं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोगों ने डिराइव किया था। वी नो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, work done by a conservative force, work done by a conservative force is equal to the negative of the potential energy, negative of the potential energy, that is W conservative equals to minus of del U। ठीक है, that is del U greater than 0 when W less than
0. The potential energy of the system increases if work done by the system against a conservative force. That is, the potential energy of a system increases if कब होगा वर्क डन by the system is or against a conservative force, against a conservative फोर्स. ठीक है, देखो वर्क डन क्या है, वर्क डन है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दैट मीन्स जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा तब वर्क डन इंक्रीज होगा. तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कब इंक्रीज होता है. दैट मीन्स कब इंक्रीज होगा, जब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू अगेंस्ट में वर्क डन करेगा. ठीक है, जैसे कि मान लो फ्रिक्शन हो रहा है इस तरफ, फॉर एग्जाम्पल देखिए समझा देता हूं. फ्रिक्शन हो रहा है, ये एक रफ सरफेस है, तो यहां पर एक साइकिल जा रहा है. तो साइकिल का जो फ्रिक्शन मतलब साइकिल इस तरफ मूव करने से फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा. तो ये इस तरफ जा रहा है, मतलब जो फ्रिक्शन का फोर्स है उसको ओवरकम करके जा रहा है, मतलब इसको वर्क डन हो रहा है. तब इस पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्या होगा, इंक्रीजेस होगा. और अच्छी तरह से समझना है तो मान लो कि ये एक वर्टिकल वॉल है, इस पे एक स्प्रिंग है, तो इस पे मैं एक ब्लॉक रख दिया जो रफ सरफेस पे है. तो अगर मैं इस सरफेस को ऐसे खींच के ले जाता हूं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होगा. तो हम लोग को वर्क डन कैसे करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है एज अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स. इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका खिलाफ हम लोगों को वर्क डन करना पड़ रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बी, बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से. फिर देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. How much water a pump of 2 kilowatt? How much water a pump of 2 kilowatt can rise in 1 minute? Can rise in 1 minute to a height of 10 meter. To a height of 10 meter. Take z equal to 10 meter per second square. Option A 1000 liters. Option B 1200 liters. Option C 10 liters. Option D 2000 liters.
CBSE PMT 1990, CBSE PMT 1990, ठीक है। तो 44 जो है हम लोगों को क्या निकालना है, हाउ मच वाटर इज पंप, वाटर कितना हम लोग वाटर कितना पंप करके ऊपर ले जा सकते हैं, जिसका हाइट है 10 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता कि वी नो P equals to W by T. Power is the rate of work done is called power. तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन है चेंज ऑफ एनर्जी मीन्स mgh by T। तो m निकलना है, m equals to pt by gh, यहां पर p का वैल्यू दिया हुआ है 2 किलोवाट मीन्स 2000 इंटू जी, टी कितना है 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड बाय जी मतलब 10, और हाइट भी 10 है 0000, 12,000 सॉरी 1200 आया है हम लोगों का आंसर। तो ये हो जाएगा 1200 केजी मीन्स अभी होगा 1 लीटर ऑफ वाटर वेट इज 1 केजी, ठीक है। तो हम लोग का मास कितना आया है, मास आया है 1200 केजी, और हम लोग को क्या पता है कि 1 लीटर का मास, 1 लीटर वाटर का मास कितना होता है 1 केजी होता है। तो 1200 केजी का वॉल्यूम कितना होगा 1200 लीटर। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 1200 लीटर मीन्स ऑप्शन बी। एज 1 लीटर ऑफ वाटर वेट, as 1 liter of water weighs 1 kg, so 1200 liters of water weight 1200 kg। कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी थ्योरेटिकली है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A shell in flight. A shell in flight explodes into 2 unequal parts. Explodes into 2 unequal parts. Which of the following is conserved? Which of the following is conserved? Option A, potential energy, potential energy. Option B, kinetic energy, kinetic energy. Option C, momentum, momentum. Option D, both A and B. CBSE PMT 1997, CBSE PMT
1997। तो शेल इन फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स अगर लोग प्लेन पे है तो प्लेन पे एक शेल या एक गोला, एक बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट होने से नीचे का ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कंजर्व रहेगा, कौन सा रहेगा? ये हो जाएगा हम लोगों का मोमेंटम। काई को? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी और सॉरी एक्सटर्नल फोर्स ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो फ्लाइट तो ऊपर में है, तो यहां पर तो ऊपर में ब्लास्ट हुआ है, तो यहां पर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, तो यहां पर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। इन द, ये नोट्स कर लो, एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ओनली momentum is conserved. That means option C is the correct option. ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है न्यूमेरिक। ए मूविंग बॉडी ऑफ मास m, ए मूविंग बॉडी ऑफ मास स्मॉल m and velocity 3 kilometer per hour and velocity 3 kilometer per hour collides with a rest body of mass 2m, rest body of mass 2m and strike into it and strike into it. STRIC. Now the combined mass starts to move. Now the combined mass starts to move. What will be the combined velocity? What will be the combined velocity? Option A 3 km per hour, 3 km per hour. Option B 4 km per hour. Option C 1 km per hour. Option D 2 km per hour. CBSE PMT 1996. CBSE PMT 1996. देखो ये बहुत आसान सा सवाल है, तो फटाफट कर लो, जल्दी से। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है, एम मास का एक बॉडी है जो 3 किमी पर आवर में मूव कर रहा है, 3 किमी पर आवर में,
collides with the rest of mass 2m, 2m मास पे जो v इक्वल्स टू 0 है, एंड स्ट्राइक्स इनटू इट, इसको कोलाइड करके ये दोनों एक साथ जुड़ गया है। तो दोनों अभी एक साथ मूव कर रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बाइंड वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है, मतलब v जो है वो निकालना है। तो यहां पर अप्लाई कर दो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पोजीशन का पहले दोनों का टोटल मोमेंटम मीन्स m इंटू 3 प्लस 2m इंटू 0। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m इंटू 3। और फिर कोलिशन के पहले इसका मोमेंटम क्या होगा? 2m इंटू 0, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 है, इक्वल्स टू बाद का जो मोमेंटम है वो क्या है? दोनों का मास तो जुड़ गया है, तो 2m प्लस m इंटू v। यहां से हम लोग को v निकालना है, तो 3m इक्वल्स टू 3mv, तो v इक्वल्स टू 1 किमी पर आवर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बाइंड वेलोसिटी क्या होगा? 1 किमी पर आवर। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, a metal ball of mass 2 kg, a metal ball of mass 2 kg moving with speed of 36 km per hour, moving with a speed of 36 km per hour, has a head-on collision, has a head-on collision with a stationary ball of mass, with a stationary ball of mass 3 kg. If after collision, both the balls move as a single mass, both the balls move as a single mass, then the loss in kinetic energy during the collision, then the loss in kinetic energy, ये थोड़ा लेंदी है, during the collision is option A 100 joule, option B 140 joule, option C 40 joule, option D 60 joule। CBSE PMT 1997, CBSE
PMT 1997। तो कोशिश करो जल्दी से, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले कोलिशन का पहले टोटल एनर्जी निकालना है, फिर कोलिशन का बाद का टोटल एनर्जी निकालना है, फिर माइनस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को कोलिशन का बाद का वेलोसिटी चाहिए। तो उस वेलोसिटी हम लोग कहां से लाएंगे? वो वेलोसिटी हम लोग लाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो यहां पर वेलोसिटी जो है 36 किमी पर आवर इक्वल्स टू 36 इंटू 1000 बाय 3600 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आसानी के लिए फिगर फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये एक है, ये एक है, दोनों जुड़ के अभी मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी v है। ए मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg, इसका मान लेते हैं 2 kg है, विथ स्पीड 36 किमी पर आवर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। हेड ऑन कोलिशन विथ स्टेशनरी बॉल ऑफ 3 kg, इसका है 3 kg, जिसका वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0। If after collision both the ball move together as single mass, दोनों एक साथ मूव कर रहा है, तो 2 इंटू 10 कोलिशन के पहले प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू v। तो v इक्वल्स टू नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2 5, ऊपर आ जाएगा 20, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हम लोगों का कॉम्बाइन का वेलोसिटी। तो अभी निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, पहले इसका कोलिशन का पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस, तो बाद का क्या है? m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो यहां पर डाल देते हैं। हाफ m1 कितना है? 2 है, v कितना है? 10 है, प्लस हाफ m2 कितना है? 3 है, v कितना है? 0 है, माइनस हाफ m1 कितना है? 2, m2 कितना है? 3 और v कितना है? 4। तो इक्वल टू ये आ जाएगा 2 कैंसल, 100 प्लस 0 माइनस ये हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 8, दैट इज 100 माइनस 40, 62। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ लॉस इन एनर्जी निकालना है, मतलब कोलिशन का पहले कितना एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, फिर बाद का एनर्जी वो माइनस करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Two identical balls A and B. Two identical balls A and B collide head on. Collide head on elastically. If velocities of A, if
velocities of A and B before collision are 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively, then their velocities after the collision then their velocities after the collision are respectively option A minus 0.5 meter per second and plus 0.3 meter per second. Option B plus 0.5 meter per second and plus 0.3 meter per second. Option C plus 0.3 meter per second and minus 0.5 meter per second. Option D minus 0.3 meter per second and plus 0.5 meter per second. CBSC PMT 91, 94, 98. CBSC PMT 1994, 1991, 1998. DCE 2008. देखो ये कितना बार आया है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एंड बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली। ठीक है, इलास्टिकली कोलिशन क्या है ये हम लोगों ने पहले बताया था, जहां पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है और जो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। इसमें एक का वेलोसिटी पॉजिटिव है, दूसरा का नेगेटिव है, तो क्या होगा, एक बॉल इस तरफ आएगा, दूसरा बॉल इस तरफ आएगा, दोनों कोलाइड करके तो फिर ये रिबाउंड होके इस तरफ चला जाएगा, ये रिबाउंड होके इस तरफ चला जाएगा, तो इसका वेलोसिटी इस पे चला जाएगा, इसका वेलोसिटी इस पे आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कोलिशन के बाद ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, पूरा उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन, ऑपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन, उसके साथ इन दोनों वेलोसिटी भी चेंज करेगा। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिखा है, ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका वेलोसिटी इस पे जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा हम लोगों का बी का, और ए का हो जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। बी का वेलोसिटी आ जाएगा ए पे और ए का वेलोसिटी जाएगा बी पे, तो मतलब बी का हो जाएगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो नहीं प्लस 0.5 बी माइनस, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं कि इलास्टिक कोलिशन पे अगर ऑपोजिट से दो बॉडीज आके कोलाइड करता है तो इन दोनों का जो आपस का वेलोसिटी हो है वो दोनों इंटरचेंज कर लेता है। ठीक है, एक दूसरे से इंटरचेंज मतलब एक्सचेंज कर लेता है। जो ए का वेलोसिटी है वो बी पे चला जाता है और जो बी का वेलोसिटी है वो ए पे चला जाता है। ठीक है,
अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? A ball moving with velocity 2 meter per second. A ball moving with velocity 2 meter per second collide head on another ball. Collide head on another ball. Collide head on another ball. Another, यहाँ पर थोड़ा लिखना है, stationary ball. Stationary ball means जो रेस्ट पे है, of double the mass, of double the mass. If the coefficient of restitution is 0.5, if the coefficient of restitution is 0.5, then their velocities after collision will be, then their velocities after collision will be ब्रैकेट पे इन मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए 0,1, ऑप्शन बी 1,1, ऑप्शन सी 1,0.5 एंड ऑप्शन डी 0,2। सीबीएसई प्री 2010, सीबीएसई प्री 2010। ठीक है, तो ट्राई करो। तो यहां पर जो हम लोगों का क्वेश्चन है, ए बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड collide head on another stationary ball of double the mass. So let two masses are m and 2m. Then from the law of conservation of momentum, तो मान लेते हैं ये दोनों यहां से यहां पर मूव किया है, कोलाइड करने के बाद दोनों, इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं 2m। ठीक है, इसका वेलोसिटी है 2, इसका वेलोसिटी है रेस्ट पे है तो 0, u इक्वल्स टू दिस, v इक्वल्स टू दिस, इसका है u डैश, इसका है v डैश, ये है m, ये है 2m। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्या होगा? इसका बिफोर कोलिशन m इंटू 2 प्लस 2m इंटू 0, आफ्टर कोलिशन देयर मोमेंटम इज m इंटू u डैश प्लस 2m इंटू v डैश। तो यहां पर आ जाएगा 2m इक्वल्स टू, m को कॉमन ले लेते हैं, u डैश प्लस 2 v डैश, तो mm कैंसल,
u डैश प्लस 2b डैश इक्वल टू 2। इसको 1 नंबर डाल देते हैं, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था हम लोगों का? वी नो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल्स टू v डैश माइनस u डैश एंड u माइनस v। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था? कोलिशन का पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है दोनों का, और कोलिशन का बाद का जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, इन दोनों का रेशियो। तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है? पहले तो u ज्यादा होगा, मतलब u माइनस v, और बाद में v ज्यादा होगा तो v डैश माइनस u डैश। देखते हैं कितना आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है हम लोगों का? 0.5। तो 0.5 इक्वल्स टू v डैश माइनस u डैश, और नीचे पे आएगा u का वैल्यू है 2। दैट इज u डैश माइनस v डैश इक्वल्स टू 1। इसको डाल देते हैं 2। तो इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करने से, या दोनों इक्वेशन पास कर दो, 1 प्लस 2, तो क्या होगा? u डैश माइनस v डैश, तो या फिर 1 माइनस 2 कर देने से -2 कर दो, तो u डैश कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 3v डैश इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स v डैश इक्वल्स टू, देखो कितना आता है? 3v डैश इक्वल टू माइनस करने से आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा v डैश इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो ठीक है। यहां पर ये v है, ये u है, अभी हो जाए, ठीक है। तो v डैश मिल गया 1, तो अभी निकालना है u डैश। तो u डैश क्या होगा? u डैश इक्वल्स टू v डैश माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहले का हो जाएगा 0, बाद का हो जाएगा 1। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो एक लास्ट करा देते हैं, छोटा वाला, न्यूमेरिकल नहीं है वो, थ्योरेटिकल है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, छोटा वाला। देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। The coefficient of restitution E for a perfectly elastic body. The coefficient of restitution E for a perfectly elastic body is option A 1, option B 0, option C infinity, option D -1। CBSE PMT 88, CBSE PMT 1988। एक्चुअली इसका आंसर होता है 1, मुझको पता है कैसे। E इक्वल्स टू क्या था? V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, ठीक है। तो मतलब पास आने का, कोलिशन का, बिफोर कोलिशन देयर रिलेटिव वेलोसिटी बाय आफ्टर कोलिशन देयर रिलेटिव वेलोसिटी बाय बिफोर कोलिशन देयर रिलेटिव वेलोसिटी। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों का इक्वल होता है। तो इक्वल होने से ई का वैल्यू ऊपर नीचे कट के 1 आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना, परफेक्टली फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन ई का वैल्यू है 1। ये मैंने थ्योरी पे भी बोला था, दिखा दिया था, डिराइव भी किया था,
और ये इम्पोर्टेंट है ऐसा भी बोला था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा न्यूमेरिकल लेके। तब तक के लिए अच्छे तरह से पढ़ो और एंजॉय। टाटा।